बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सुबह 7 बजे का वक्त था। एक नौजवान लड़की की खून में लथपथ लाश कब्रिस्तान में पड़ी थी। कब्रिस्तान में जिस जगह इस लड़की की लाश पड़ी थी उसके सामने ही एक खातून की कब्र थी। ये खातून एक नौजवान की वालदा भी थी और इनकी कब्र पर इनका बेटा जो है फातिहा पढ़ने के लिए हर सुबह आया करता था। उस दिन जब सुबह सवेरे वो वहाँ कब्रिस्तान पहुँचता है तो वहाँ पर वो अपनी माँ की कब्र के पास ही एक खातून की खून में लथपथ लाश देखता है। ये मंजर देखकर वो परेशान हो जाता है, फ़ौरन ही पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। इस कब्रिस्तान के जो गोरकन है उससे सवाल जवाब करती है। वो लड़का जो कि वहीं पर मौजूद होता है उससे सवाल जवाब करती है और क्लू हासिल करने की कोशिश करती है कि आखिर ये खातून जिसकी लाश जहाँ पर पड़ी है ये कौन है। इस खातून के ज़ाहिर सी बात है फिर थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, इसकी आइडेंटिटी के बारे में पता लगता है तो मालूम होता है कि ये खातून जो है इसका नाम है आसमा। इस खातून का ताल्लुक जो है इंडिया से है। इंडिया का सूबा उत्तर प्रदेश और एक मुसलमान फैमिली से इसका ताल्लुक था। ये एक ऐसा वाक़या है जो इस वक़्त इंडिया में बड़ा ही वायरल है और लोग वहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो मुसलमानों ने तो अपने कब्रिस्तान ही ना छोड़े। बड़े अफ़सोस के साथ ज़ाहिर-सी बात है जब आप किसी कम्युनिटी में रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, इंडिया है, कहीं भी है, वहाँ पे जो माइनॉरिटी होती है उनसे मुताल्लिक़ अगर कोई भी ऐसी ख़बर आती है तो उसको एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव दे दिया जाता है और फिर उसके बाद दुःख होता है जब आपकी ही उन जगहों के बारे में कोई ऐसी बात की जाती है जिनका तक़द्दुस जो है वो सब पर लाज़िम होता है। कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपके बुज़ुर्ग, आपके प्यारे जो हैं, उनकी आखिरी आरामगाह होती है। एक ऐसी जगह पर किसी का यूँ कत्ल हो जाना और फिर उसके पीछे जो कहानी निकल कर सामने आती है वो इंतहाई शर्मनाक कहानी है। ये आसमा कौन है? आसमा सलीम की बीवी है। सलीम कौन है? सलीम एक वेटर है। जिस होटल में वो काम करता है वहाँ उसकी नाइट शिफ्ट होती थी। ये होटल पूरी रात खुला रहता था। सुबह सवेरे सलीम जब घर आता था तो वो सो जाता था, ज़ाहिर-सी बात है ताकि अगले दिन के लिए तरोताज़ा हो और अपनी जॉब पे जा सके। जॉब भी उसकी कोई 7-8 घंटे की नहीं बल्कि 12 से 14 घंटे की जॉब होती थी। यानी कि एक मुतवस्सत सा घराना था, गरीब सा घराना था। सिर्फ़ ये मियाँ-बीवी ही थे, इनका कोई बच्चा नहीं था। लेकिन फिर भी ज़िंदगी के गाड़ी के जो 2 पहिए हैं, उनको चलाए रखने के लिए, गाड़ी को चलाए रखने के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है और वो मेहनत जो है सलीम अकेले कर रहा था और उसकी बीवी आसमा जो है घर की देखभाल करती थी। सलीम ने वहीं पर खिराज नगर में एक फ्लैट लिया किराए पर और वहाँ पर अपनी बीवी के साथ रहता था। ये फ्लैट जो है ये एक पुराना सा इलाका था, वहाँ पर था। यहाँ छोटे-छोटे और भी बहुत से फ्लैट्स थे और बड़ी ही एक आबादी थी जो वहाँ पर रह रही थी। इसी आबादी में एक शख्स था अदनान। अदनान भी इन्हीं फ्लैटों में रिहाइश पज़ीर था और एक आवारा मिज़ाज इंसान था, जुआरी भी था। थोड़ा बहुत नशा भी करता था, पान, गुटखा खाने का शौकीन भी था और वो भी इन फ्लैटों में से एक फ्लैट में रहता था। अब ये फ्लैट सारे इस तरह से थे कि छोटे-छोटे कमरे थे, कमरे से कमरा जुड़ा हुआ था, बालकनी आपने देखा होगा इंडियन फ़िल्म्स और ड्रामाज़ में जिस तरह से वहाँ पे वो फ्लैट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, बिल्कुल उसी तरह की बिल्डिंग थी कि एक लंबी राहदारी और इस राहदारी में खुलते हुए बहुत से दरवाज़े और इन दरवाज़ों के अंदर रहते हुए बहुत से लोग। इन्हीं में से एक कमरा जो है, एक कमरे का फ्लैट इन लोगों का भी था। अब एक दफ़ा जब ये इसकी बीवी जो है दिन के वक़्त काम-काज करती है और कपड़े डालने कहीं जा रही होती है छत पर, तो अदनान की नज़र उस पे पड़ती है। ये खूबसूरत लड़की होती है, इसका दिल इस पर आ जाता है और ये जो है इसके पीछे पड़ जाता है। अब बात-बात से वो बहाने निकालता है कि किसी तरह इसके घर में दाखिल हो या इससे बातचीत करे और ये अंदाज़ा लगा लेता है कि इसका शौहर जो है रात के वक़्त घर होता नहीं और दिन के वक़्त वो सो जाता है। ऐसे में वो कुछ ऐसे औकात-कार की हर वक़्त इंतज़ार में रहता है कि वो किसी वक़्त इससे कोई गुफ्तगू कर सके। आते-जाते इससे ज़रा सलाम दुआ कर लेना, ये भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान थी, कभी सलाम कर लिया, कभी बाल्टी उठा के जा रही है तो उसकी बाल्टी उठा ली कि चलो भई मैं आपकी मदद कर देता हूँ। खातून भी शायद थोड़ी-सी आवारा मिज़ाज थी या क्या थी, आहिस्ता-आहिस्ता उनका दिल भी उस तरफ माइल होना शुरू हो गया और दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों की दोस्ती हो गई, गपशप लगनी शुरू हो गई और उसके बाद एक तरीका बन गया कि जब सलीम साहब अपनी नौकरी पर जाते थे, घर के लिए, पैसा कमाने के लिए, मेहनत करने के लिए, ये इंसान घर से निकलता था रिज़्क़ हलाल के लिए और उसकी बीवी जो है पीछे से हराम कामों की तरफ मुतवज्जह हो जाती थी, बड़ी माज़रत के साथ, लेकिन बयान करने के लिए बताना पड़ता है। अब ये खातून जो है, इसके घर जो है अदनान का चक्कर जो है लगना शुरू हो जाता है, कभी उसके दरवाज़े पे खड़ा होता है, कभी फिर आहिस्ता-आहिस्ता घर के अंदर भी जाना शुरू कर देता है। लेकिन चूँकि कमरे से कमरे जुड़े हुए थे, लोगों की नज़रें भी होती हैं, तो इन्हें बड़ी एहतियात भी बरतना पड़ती थी, फिर भी नज़रों में ये लोग आ जाते हैं। जब ये नज़रों में आ जाते हैं तो उसके बाद इसके शौहर को आखिरकार एक शख्स जो है वहीं पर रहने वाला उसको शिकायत करता है कि सलीम साहब
आप तो काम पर चले जाते हैं और पीछे से आपकी बेगम जो है, उनकी दोस्तियाँ जो है अदनान नामी लड़के के साथ होना शुरू हो गई हैं। हर वक़्त ये खड़े होके बातें करते हैं और कुछ अच्छा नहीं लगता। आप भी हमारी बरादरी से हैं, मुसलमान बरादरी है हमारी, हम एक ही अल्लाह के मानने वाले हैं। कुछ अच्छा नहीं लगता कि हमारी मुसलमान औरत जो है वो इस तरह के काम करे और हमारी बदनामी हो। अदनान साहब की कारस्तानियाँ भी उन्हें बताते हैं कि ये एक बड़े ही आवारा मिजाज इंसान है। फिर उनको थोड़ा तसल्ली देने के लिए कह देते हैं कि बेगम आपकी इतनी ख़राब नहीं है, ये बंदा ही ख़राब है, ये आपकी बीवी पे बुरी नज़र रखता है। सलीम साहब जब ये सब कुछ सुनते हैं तो बड़े परेशान होते हैं। नौकरी उनकी कुछ इस तरह की है कि रात को तो उन्होंने जाना ही है, जवान जहान बीवी है, तो वो फिर सोचते हैं कि मुझे कुछ और करना चाहिए। मुतबादिल वो ये सोचते हैं कि चुपचाप करके यहाँ से सामान उठाते हैं और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। बीवी को ये बात थोड़ी सी अजीब सी तो लगती है, लेकिन जाहिर सी बात है शौहर को तो उसने बताना था कि मैं तुम्हारी बड़ी वफादार हूँ, ख़ानदान में भी नाक सीधी रखनी थी, तो वो जनाब उसके साथ चली तो जाती है, लेकिन दिल उसका वहीं रह जाता है। अब अदनान साहब जो है उनको भी बड़ी मुश्किल होती है कि पहले तो बड़ा आसान था, यहाँ शौहर गया, वहाँ आराम से मिलने पहुँच गया, अब उसके लिए ज़रा हो जाती है मुश्किल। दोनों जो हैं, अब ज़ाहिर सी बात है दिमाग गलत कामों में लगता है तो फिर रास्ते भी बहुत से निकालता है और उल्टे सीधे कामों के लिए रास्ते इनको नज़र आते हैं क्या, जो आप सुनेंगे तो आपको भी शर्मिंदगी होगी। ये दोनों जो है अपनी मुलाकात के लिए ठिकाना बनाते हैं कब्रिस्तान। जी हाँ, कब्रिस्तान जो है इनके उधर इलाके में एक कब्रिस्तान था और ये इनके दरमियान तय होता है कि सुबह के वक्त जो है हम अलग सुबह जो है कब्रिस्तान में मिला करेंगे। लोग कब्रिस्तान में जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, दरूद सलाम किया जाता है। वहाँ पर कब्रिस्तान में ये दोनों जो है अपनी मुलाकातों के लिए और अपनी बेशर्मियों के लिए जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब जनाब मुलाकातें इनकी वहाँ पर होना शुरू हो जाती हैं। आसमा जो है सलीम से ज़िंदगी उसके साथ तो गुज़ारी होती है, लेकिन ज़िंदगी की आसाइशें उसे जो उससे ना मिल पाती थी, वो सब जो है अब उसने डिमांड करनी शुरू कर दी अदनान से। कभी उससे कोई ख़रीदारी, कभी शॉपिंग, कभी कपड़े, कभी लिपस्टिक, कभी ज्वेलरी, ये तमाम चीज़ें अदनान उसको ला कर देता रहता था और वो खुश होती रहती थी। और उसके पास एक मोबाइल था और वो मोबाइल भी इसी का दिया हुआ था। अब ये मोबाइल जो है वो उसने अपने मियाँ से छुपा कर रखा हुआ था। उस मोबाइल को वो इस्तेमाल करती थी। अब जनाब जब अदनान इसको फ़ोन करता था तो वो इसी मोबाइल पे इसको फ़ोन करता था। साइलेंट पे रखती थी फ़ोन को, जब शौहर आ जाता था तो कई दफ़ा बंद ही कर देती थी। अब जनाब उस दिन भी इनकी यहाँ पर मुलाकात तो हुई। मुलाकात के बाद वहाँ से अदनान तो भाग गया और यहाँ पर इस खातून की लाश जो है उस नौजवान को मिलती है जो अपनी माँ की कब्र पर फातिहा पढ़ने आता है। अब इसको किसने मारा? क्या अदनान ने मारा या किसी और ने मारा जिसने इनको यहाँ पर इस हालत में देखा? अब गोरकन से जब पूछा तो गोरकन ने कहा कि मुझे तो कुछ मालूम नहीं। उसके बाद गोरकन जो है वो कहता है कि मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने तो कभी कुछ देखा नहीं, उसको तो कुछ मालूम नहीं। उसके बाद जनाब ये इस लड़की की जब शनाख्त हो जाती है ये कौन है, तो ये इसके घर तक पहुँचते हैं, इसके शौहर तक पहुँचते हैं, सलीम तक पहुँचते हैं। सलीम से जब सवाल जवाब करते हैं, उसे कहते हैं कि भाई तुम्हारी बेगम जो है कोई उसके पास फ़ोन तो कहते हैं मेरी बेगम के पास तो कोई फ़ोन नहीं। तो उसके बाद वो उसे कहते हैं कि भाई तुम्हारी बेगम जो है उसका कोई फ़ोन नहीं, कोई सिम नहीं, कोई डाटा नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही, मरी हुई वहाँ से मिली है, आखिर क्या हुआ होगा उसके साथ, कोई तुम समझ आती है तुम्हें कुछ? तो वो फ़ौरन ही कहता है कि एक शख्स है अदनान, मेरी बीवी के पीछे पड़ा रहता था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद मेरी बीवी भी उससे बातचीत करती थी, लेकिन हम तो वहाँ से सामान उठा के यहाँ आ गए, क्या पता वही मेरी बीवी के पीछे पड़ा हो और उसको मार दिया हो। फिर वो कहते हैं कि हमारा तो कोई उस कब्रिस्तान में भी नहीं, इसका वहाँ जाने का क्या मकसद। अब पुलिस जो है ढूंढती है अदनान को, अदनान तक पहुँचती है, अदनान को गिरफ्तार करती है और अदनान साहब को जब गिरफ्तार करती है तो बस एक दो छितरौल के बाद ही फ़ौरन ही वो टर टर बोलना शुरू कर देता है और फिर जो वो इंकिशाफ करता है तो ज़रा सुनिएगा। वो कहता है भाई मेरी बहुत दोस्ती हो गई थी आसमा के साथ। आसमा जो है उसको मैंने फ़ोन भी दिया, उसको मैं शॉपिंग भी कराता था, उस पे पैसा भी खर्च करता था, तो उसको कम से कम मेरे साथ वफ़ादारी तो करनी चाहिए थी। वो कहते हैं मैंने उसको फ़ोन दिया, मैं जब उसको फ़ोन करता तो उसका फ़ोन या तो बन जाता था और अगर बंद नहीं होता था तो मसरूफ़ होता था। मैं इस बात से बड़ा तंग था। मैंने उससे पूछा कि तुम किसको फ़ोन करती हो? तुम्हारा ये फ़ोन तो सिर्फ़ मुझसे बात करने के लिए है। तो उसने मुझे कहा कि मेरी 1-2 दोस्तें हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। कहता है जब तवातर से ये चीज़ होनी शुरू हुई तो मुझे बड़ा ही गुस्सा आया एक दफ़ा। मैं भी ज़रा शक में पड़ गया था। मुझे लगता था कि बात तो कुछ और है। ज़ाहिर-सी बात है जो अपने मियाँ से बेवफ़ाई कर रही है वो मुझसे भी बेवफ़ाई कर सकती है। वो कहता है इस दिन जब हम कब्रिस्तान में मिलने के लिए बैठे तो मैंने इससे कहा अपना फ़ोन मुझे दो। तो इसने पहले तो देने से इनकार किया। जब मैंने इसको डराया कि मैं तुम्हें मार दूँगा तो इसने मेरा अपना फ़ोन मेरे हाथ में रख दिया। कहता है जब मैंने फ़ोन को ऑन किया तो पता लगा जी फ़ोन पे तो लॉक लगा है। मैंने कहा लॉक खोलो। उसने डरते-डरते लॉक खोल दिया। वो कहता है जब मैंने लॉक खोला तो फिर मुझे इसके फ़ोन में से मैसेजेस में से ऐसे-ऐसे मैसेजेस मिले। ये लड़कों से बातें करती थी और उनके अजीब-ओ-गरीब और वाहियात किस्म के मैसेजेस जो हैं इसके फ़ोन में जब मैंने देखे तो मुझे गुस्सा आया। इसने मुझसे बेवफ़ाई की, कोई भी मुझसे बेवफ़ाई करेगा तो मैं उसका यही हाल करूँगा। मैंने इसको उधर मार दिया और मैं वहाँ से भाग गया।
कोई इस शख्स से पूछे कि बेवफ़ाई उसने तुमसे की, उसने अपने शौहर से की, तुमने उससे बेवफ़ाई करवाई लेकिन अपने लिए बेवफ़ाई तुमसे बर्दाश्त ना हुई। एनीवे बड़ा ही बेशर्म इंसान था, बड़ी ढिठाई के साथ वो ये सब कुछ कह रहा था। उसका जो बयान है वो भी वायरल है इस वक़्त और बहुत ज़्यादा मीडिया पर इस वक़्त चल भी रहा है। कहा जा रहा है कि मुसलमानों के कब्रिस्तान में एक औरत जो है वो इस हाल में मिली और उसका ताल्लुक जो है इस शख्स के साथ ये था और ये सुनिए जी ये शख्स क्या फ़रमाता है। एनीवे ये थी कहानी जनाब कब्रिस्तान में मिलने वाली इस लड़की की लाश के हवाले से, एक मुसलमान लड़की की लाश के हवाले से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।